नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाकार की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम शायद एक बेहद मशहूर गाने से पूरे देश ने सुना, लेकिन जिनकी शख्सियत, जिनकी कला का दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। हम बात कर रहे हैं ज़ुबीन गर्ग की। हमारे पास उनके जीवन और संगीत यात्रा पर आधारित एक लेख के कुछ अंश हैं और आज हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ज़ुबीन गर्ग की बहुमुखी प्रतिभा को समझना, उनकी स्थायी विरासत को सिर्फ उनके एक हिट गाने से परे जाकर। और देखिए, ये जानना दुखद है कि उनका निधन हाल ही में सितंबर 2025 में हुआ, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम उनके जीवन और काम को याद करें। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनकी जड़ों से। ज़ुबीन का जन्म असम के तिनसुकिया में हुआ था 18 नवंबर 1972। और कहते हैं ना, माहौल का बहुत असर होता है। उनका परिवार कला और संगीत से भरा हुआ था। पिता मोहिनी मोहन बोरदोलोई वो तबला वादक थे, कवि भी थे, और माँ इला गर्ग वो नृत्यांगना और गायिका थी। तो संगीत और कला तो उन्हें विरासत में ही मिली थी। हाँ बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है, उनका नाम महान संगीतकार ज़ुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था। अच्छा, क्या ये एक तरह का संकेत था कि परिवार को उनसे संगीत में बड़ी उम्मीदें थीं? कह सकते हैं, शायद उन्हें एहसास था कि ये लड़का कुछ खास करेगा संगीत में। और देखिए, कम उम्र में ही उन्होंने कई वाद्यंत्र बजाने शुरू कर दिए। हाँ। गिटार, तबला, ढोलक, कीबोर्ड, हारमोनियम, मैंडोलिन, यहाँ तक कि बांसुरी भी। कमाल है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर पकड़, वो भी छोटी उम्र में। हाँ, फिर गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से पढ़ाई की। फिर एक मोड़ आया, साइंस लिया, मेडिकल में भी दाखिला लिया। मेडिकल में? हाँ, लेकिन वो जो अंदर का संगीत था, वो जुनून, वो उन्हें खींच लाया। मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से संगीत में आ गए। और फिर 1992 में उनकी पहली असमिया एल्बम आई, अनमोल। अनमोल? हाँ, और इस एल्बम ने असम में उन्हें एकदम से पहचान दिला दी। एक स्टार बन गए वहां के। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये शुरुआती माहौल, कलात्मक परिवार, असम की जड़ें और वो संगीत का जुनून, ये सब मिलकर उनकी बाद की जो मल्टी टैलेंटेड जर्नी रही, उसकी नींव बनाया। ये सिर्फ शौक नहीं था, ये उनके वजूद का, उनकी पहचान का हिस्सा बन गया था। सही कहा। और मेडिकल छोड़कर संगीत चुनना, ये दिखाता है कि समर्पण कितना गहरा था। ये कोई आसान फैसला नहीं होता। बिल्कुल। तो अनमोल से असम में तो वो छा गए, लेकिन नजरें बड़ी थीं। जी। 90s के आखिर में वो आ गए मुंबई, सपनों की नगरी। हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने। स्ट्रगल तो रहा होगा जरूर, लेकिन फिर आया साल 2006, एक फिल्म आई गैंगस्टर, और उसका एक गाना, या अली। ओ या अली, कौन भूल सकता है उसे, है ना? मुझे लगता है वो गाना हर किसी की जुबान पर था। उस एक गाने ने जैसे पूरे देश को दीवाना बना दिया। ज़ुबीन गर्ग की वो आवाज, वो कशिश, रातों रात स्टार बन गए। वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। आज भी वो गाना सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक क्लासिक है वो। हाँ बिल्कुल। या अली उनकी यात्रा का एक बहुत बड़ा, एक अहम मोड़ था, इसमें कोई शक नहीं। इसने उन्हें बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान दी, एक ऐसी आवाज जिसमें वो सूफियाना अंदाज भी था और रॉक का फ्यूजन भी। हाँ। लेकिन जैसा अक्सर होता है इतनी बड़ी हिट के साथ, कलाकार एक खास इमेज में बन जाता है। सही बात है। लोगों के जहन में बैठ गया ज़ुबीन गर्ग या अली वाले सिंगर। हाँ, ये होता है। एक तरफ इतनी सफलता, दूसरी तरफ एक खांचे में फिट हो जाने का डर। हालांकि उन्होंने याली के अलावा भी हिंदी फिल्मों में गाया। चॉकलेट में जहर था, फिजा का टाइटल ट्रैक, क्रिश 3 में दिल तू ही बता, काइट्स का रीमिक्स भी था, जिंदगी दो पल की। हाँ, और वॉर में भी गाया, काफी गाने थे। लेकिन शायद याली का जादू सबसे अलग था। सही कहा। और यहीं पर उनके करियर का दूसरा और मेरे हिसाब से शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। अच्छा, बॉलीवुड की चमक दमक, ये सफलता, इसके बावजूद ज़ुबीन गर्ग की आत्मा, उनका दिल, वो हमेशा असम और असमिया संगीत में ही बसा रहा। ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी फिल्मों से कहीं ज्यादा और कहीं गहरा काम उन्होंने असमिया संगीत में किया है। ये बात तो चौंकाने वाली है कई लोगों के लिए शायद। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने हजारों असमिया गीत गाए हैं। हजारों? हाँ, हजारों। कई सुपरहिट एल्बम दिए हैं, बिक्री के रिकॉर्ड तोड़े, और वो गाने आज भी असम के लोगों के दिलों में जिंदा हैं। असम के युवाओं के लिए तो वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक कल्चरल आइकन थे,
एक आवाज जो उनकी अपनी भाषा, उनकी संस्कृति को सेलिब्रेट करती थी। बिल्कुल। उनकी गायकी में वो लोक संगीत की मिठास भी थी और मॉडर्न पॉप रॉक का अंदाज भी। भावनाओं का एक संगम था। और ये आंकड़ा तो बिल्कुल अविश्वसनीय है कि उन्होंने सिर्फ हिंदी या असमिया में ही नहीं गाया। कहा जाता है कि करीब 40 अलग-अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों में गाया है। 40? हाँ, बंगाली, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। ये वाकई असाधारण है। सोचिए, 40 भाषाएं, है ना? ये दिखाता है कि उनकी कलात्मक पहुंच कितनी विशाल थी और अलग-अलग संस्कृतियों के लिए उनका सम्मान कितना गहरा था। भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं हैं, वहां लगभग 40 भाषाओं में गाना ये सिर्फ गायकी का कमाल नहीं है। ये एक तरह से सांस्कृतिक पुल बनाने जैसा है। ये उनकी क्षमता दिखाता है कि वो संगीत के जरिए भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ सकते थे। सही। वो सचमुच में भारतीय संगीत की एक पैन इंडियन, बल्कि सही कहें तो ग्लोबल आवाज बन गए थे। और सबसे बड़ी बात, अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए। अपनी जड़ों को पकड़े रहना, ये बात उनके काम में बार बार झलकती है। और उनका काम सिर्फ गाने या म्यूजिक तक ही नहीं था। वो एक मुकम्मल कलाकार थे जिसे कहते हैं। उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया और सफल भी रहे। अच्छा, एक्टिंग भी? हाँ, असमिया सिनेमा में उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण फिल्में दी हैं। स्रोत में जिक्र है मिशन चाइना का, जो 2017 में आई थी, और कांचनजंगा 2019 की फिल्म। इन फिल्मों में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि उनको डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया, और म्यूजिक भी उन्हीं का था। अरे वाह, मतलब पूरा पैकेज। बिल्कुल। मिशन चाइना के बारे में तो कहा जाता है कि उसने असमिया सिनेमा में एक्शन और प्रोडक्शन के लिहाज से नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ये दिखाया कि रीजनल फिल्में भी बड़े बजट और भव्यता के साथ बन सकती हैं। और कांचनजंगा भी जबरदस्त सिट रही। तो ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये असमिया सिनेमा के लिए मील का पत्थर थी। ये उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू दिखाता है, एक विजनरी का। वो सिर्फ अपनी कला तक सीमित नहीं थे, वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने क्षेत्र के सिनेमा को आगे ले जाना चाहते थे। सही। एक सिंगर का सफल एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनना, ये उनकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और रिस्क लेने की क्षमता दिखाता है। वो सिनेमा के जरिए भी असमिया संस्कृति को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा रहे थे। और उनकी सक्रियता सिर्फ कला जगत तक ही सीमित नहीं थी। वो सामाजिक मुद्दों पे भी बहुत मुखर थे, एक्टिव रहते थे। असम और नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे उठाना, वहाँ के लोगों की समस्याओं पे बात करना, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, पर्यावरण के लिए आवाज उठाना। हाँ, और खासकर असमिया भाषा और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए बहुत काम किया उन्होंने। युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। और उनका व्यक्तित्व भी काफी बेबाक था, स्पष्टवादी, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते थे, बिना डरे। अच्छा। जैसा स्रोत बताते हैं, इस वजह से कई बार विवादों में भी आए, आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बात कहना छोड़ा नहीं, अपनी सोच को दबाया नहीं। ये कलाकार के सामाजिक सरोकारों का सबूत है। मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहकर भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना और उसके लिए आवाज उठाना, ये हर कोई नहीं कर पाता। सही बात है। उनका ये बेबाकपन, चाहे वो कंट्रोवर्शियल ही क्यों न रहा हो, उनकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा था। इसने उन्हें सिर्फ एक पॉपुलर कलाकार नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी हस्ती बनाया जिसकी बातों में वजन था, जिससे लोग कनेक्ट करते थे, चाहे सहमति में या असहमति में। वो सिर्फ एंटरटेनर नहीं थे, एक तरह से थॉट लीडर भी थे अपने क्षेत्र के। निजी जीवन की बात करें तो 2002 में उन्होंने गरिमा सैकिया से शादी की। वो खुद भी जानी मानी फैशन डिजाइनर और आर्टिस्ट हैं। अच्छा। असम में इस जोड़ी को एक पावर कपल की तरह देखा जाता था, लोग प्रेरणा लेते थे इनसे। और फिर वो खबर आई जिससे सबको स्तब्ध कर दिया। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए एक हादसा हुआ और जुबीन गर्ग का निधन हो गया। बहुत दुखद। वो महज 52 साल के थे। इस खबर ने पूरे देश को, खासकर असम और नॉर्थ ईस्ट को गहरे सदमे में डाल दिया। असम में तो जैसे शोक की लहर दौड़ गई। वहां उन्हें सिर्फ कलाकार नहीं, एक कल्चरल सिंबल, एक मॉडर्न हीरो, जनता का रॉकस्टार माना जाता था। हाँ। उनका इस तरह अचानक चले जाना एक बहुत बड़ा झटका था। निश्चित रूप से। इतनी कम उम्र में, जब वो अपनी क्रिएटिविटी के पीक पर थे, इतने एनर्जेटिक, इतने आयामों वाले कलाकार का यूं चले जाना संगीत जगत के लिए, असमिया संस्कृति के लिए और उनके लाखों चाहने वालों के लिए ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। उनका जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना शायद नामुमकिन है। उनकी वो ऊर्जा,
वो आवाज, वो बेबाकी और अपनी मिट्टी से वो गहरा लगाव, ये सब अब यादें हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये बिल्कुल साफ है कि ज़ुबीन गर्ग की पहचान सिर्फ या अली तक सीमित करना, ये उनके इतने बड़े व्यक्तित्व और कला के साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। वो एक गायक थे, हाँ, लेकिन वो संगीतकार थे, गीतकार थे, एक्टर थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, दर्जनों इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, 40 भाषाओं में गाने वाले एक कल्चरल ब्रिज थे और एक ऐसी बेबाक आवाज थे जो सामाजिक मुद्दों से कभी पीछे नहीं हटी। उनकी विरासत कई मायनों में बहुत खास है। पहला तो यही कि उन्होंने दिखाया कि कैसे आप अपनी जड़ों से, अपनी रीजनल पहचान से गहराई से जुड़े रहकर भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने अपनी कला से, खासकर संगीत से, भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट किया, उसे एक धागे में पिरोने का काम किया। सही। वो लगभग 40 भाषाओं में गाना इसी का प्रतीक है। सही। और तीसरा, उन्होंने कलाकार की भूमिका को सिर्फ मनोरंजन से आगे ले जाकर सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ा। और जैसा कि हमारे स्रोत के आखिर में भी इशारा है, ज़ुबीन गर्ग ने अपने जीवन और काम से शायद एक संदेश दिया, अपनी जड़ों से जुड़े रहो और सपनों को पंख दो। ये एक बहुत पावरफुल विचार है। बहुत खूब कहा। शायद ही हम सबके लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य हासिल करते हुए अपनी जड़ों, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति के साथ कितना जुड़े रहते हैं। अपनी उड़ान और अपनी जमीन, इसके बीच वो संतुलन कैसे साधते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं।